बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर किसी को ये दिखाई दे रहा हो कि आने वाले दिनों में हुकूमत हमारी होगी, अगर किसी को ये दिखाई दे रहा हो कि फ़ज़ा साजगार हमारे लिए है, अगर किसी को ये दिखाई दे रहा हो कि हालात साजगार हमारे लिए हैं, अगर किसी को ये दिखाई दे रहा हो कि अवामी हिमायत हमारे लिए, अगर कोई ये समझ रहा हो कि जितने भी बिसात बिछाई जा रही है इसके तमाम मोहरे हमारे ही अपने हाथों रखे गए हैं और वो तमाम तरतीब जो है वो हमने ही लगाई है, अगर कोई ये समझ रहा हो कि जितने भी इत्तेहाद बनाए जा रहे हों हमारी मंशा के मुताबिक हैं, अगर कोई ये समझ रहा हो कि हल्का बंदियां जितनी हुई हैं उसमें बेनिफिट हमें मिलेगा, अगर किसी को ये लग रहा हो कि फिर से वज़ीर आज़म की जो मसनद है वो हमारे लिए ही सजाई जा रही है, अगर कोई ये समझता है कि मौजूदा मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है, तो ऐसे में कोई सियासी नाबल्द ही होगा जो उस जमात को छोड़ने का इरादा करे। ऐसे में कोई सियासी बलूगत की मेराज को नहीं पहुंचा होगा जो ये फैसला कर ले कि मुझे अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए, मुझे अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, मुझे इंतखाबी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। आज जो है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई अलग हो रहा हो तो समझ में आता है कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से उनके गिर्द घेरा तंग हुआ, या 9 मई के बाद जिस तरीके से जो उनके कारकुनान उसमें मुलव्वस थे उनको लेके पार्टी के ऊपर खतरात मंडला रहे थे और इसलिए आने वाले दिनों में मंजरनामा दिखाई नहीं दे रहा था, तो राहें जुदा कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जा रहा है तो ठीक है, अगर उन्हें यह लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। लेकिन आज जनरल सेक्रेटरी सिंध की नशिस्त थे साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे, उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया और वो ये कहते हैं कि मैं इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने की जो खबरें हैं वो भी उन्होंने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुस्तरद कर दी। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अगर कोई राहें जुदा करे तो फिर मंजरनामा क्या है, इसी पे बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझ मुस्लिम लीग नून अंदरूनी तौर के ऊपर जिस तरीके से दानियाल अजीज़ साहब को एक नोटिस और अभी मिफ्ता इस्माइल साहब का नून लीग के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना, क्या वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, मैं तो इसको यहाँ से शुरू करूँगा। अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है या अभी तो फिल्म शुरू हुई है। बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। कौन कहता था, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि ये सब खाम ख्याली है, ये सब जो है एक प्रोपेगेंडा है, ये सब एक नफ्सियाती वार है कि जनाब ये कहा जाए कि फ़लाँ बंदा जो है ये वज़ीर आज़म फाइनल हो गया, फ़लाँ बंदा जो है ये वज़ीर आज़म फाइनल हो गया, फ़लाँ बंदा जो है ये वज़ीर आज़म बनेगा। किस तरह ये मुमकिन है कि ये फ़लाँ बंदा वज़ीर आज़म बनेगा? क्या वो वोटों के बगैर बन जाएगा? क्या उसको वोट डालने के लिए डब्बों में पहले से कोई 50-50 हज़ार वोट होंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। एक बात आप ज़हन में रखें, अभी तो आपने 2 नाम लिए हैं, कुछ दिनों बाद आपको 2 से ज्यादा नाम मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो पार्टी टिकट वापस कर रहे होंगे। मुझे आप एक बात का जवाब दे दें, मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए, जलसा किया, उसके बाद आज के दिन तक उनके कितने जलसे हुए हैं? आज के दिन तक मुस्लिम लीग नून की कितनी इलेक्शन कैंपेन हुई है? आज के दिन तक मुस्लिम लीग नून कितने अवामी इज्तिमा से खिताब करके आई है? आज के दिन तक मुस्लिम लीग नून ने कितने ऐसे अवामी बड़े इज्तिमा के साथ साथ या बड़े कोई ऐसे काम किए हैं जिससे लोग कहें जनाब वोट इनको देना है? इनकी मकबूलियत बेइंतहा है। गली मोहल्लों चौकों चौराहों कूचों में किसी जगह मुझे बता देना, कोई एक जगह बता दे, सर्वे आता है इन सब के खिलाफ, आवाम की आम राय आती है इन सब के खिलाफ, बाकी जगह पर इनके अपने अरकान असम्बली कहते हैं जनाब हमें तो यह नहीं पता कि हमने किस बयानिए पे इलेक्शन लड़ना है। दानियाल अजीज इनका अपना आदमी है। दानियाल अजीज इनकी हुकूमत में, दानियाल अजीज अपोजिशन के वक्त में बड़े एक्टिव रहे हैं। वो इल्जाम लगाते हैं कि एहसन इकबाल महंगाई के जुम्मेदार हैं, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल हैं एक जमात के। तो मुझे एक बात बताएं, किस तरह वो जमात आप कह सकते हैं कि उसका वज़ीर आज़म आएगा? ये तो हम कुछ सहाफ़ियों ने शायद ठेका ले लिया है, शायद हमारी ये ख्वाहिश हो सकती है कि जनाब वो वज़ीर आज़म आ जाए और उनको वज़ीर आज़म बना भी दिया जाए। अभी तक यही नहीं किसी को पता कि यार उनका एक केस ऐसा है जिसमें उनकी नाहली है, उसका तो अभी फैसला ही नहीं, उस पर तो पटिशन भी नहीं है कोई।
बाकी केस उनके चल रहे हैं, बाकी मामला चल रहे हैं, बाकी उसके अलावा इलेक्शन होने हैं। 8 फरवरी का दिन आएगा, कौन किसको वोट देगा, जमीनी हकाइक क्या है, जमीनी हकाइक में किसके साथ कोई है। कोयटा में ये गए हैं, बलोचिस्तान बड़ी अहमियत रखता है। आपको पता ना कल बलोचिस्तान में तो जलसा किया है उसने, इनके अपने इत्तेहादी जो थे, मेरे नाम से निकल रहा है, कल इनके अपने एक बड़े इत्तेहादी जो थे, उन्होंने वहां पे एक जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने खुल के इनकी मुखालफत की है। अख्तर मेंगल इनका मुखालफ है। इसी तरह आप आगे चले जाए, कोयटा के अंदर इन्होंने बंदे तो शामिल कर लिए, जलसा नहीं कर सके, आवाम से नहीं मिल सके। मैंने तो फुटेज भी दिखा दी थी कितना जमे कफीर है। पंजाब इनका अपना है, पंजाब में इनका दावा है ये हमारा अपना है। पंजाब में लाहौर के अलावा किसी एक जगह जलसा, किसी एक जगह कोई चीज, किसी एक जगह कोई ऐसा मामला कि जिससे यह साबित हो सके जनाब ये बहुत एक्टिव हैं, इनकी बल्ले बल्ले है, इनका सारा कुछ है, कोई मुझे बता देना कोई ऐसी एक चीज। तो इससे तो बड़ा क्लियर और वाजे है कि ये ख्वाहिशात हो सकती हैं। अगर इनके लोग छोड़ के जा रहे हैं तो आने वाले दिनों में मजीद लोग छोड़ के जाएंगे। हाल ही ये नहीं, देखें आप गौर करें, शाहिदा खान अब्बासी भी तो इन्हें छोड़ चुके हैं ना, मुफ्ती इस्माइल इन्हें छोड़ चुके, दानियाल अजीज समझे छोड़ चुके इन्हें। और दानियाल अजीज का एक हल्का अखबाब है, और वो हल्का अखबाब नारोवाल, जफरवाल, शकरगार और सियालकोट, इन 4 जगहों पे उनका असर रसूख है। उसके बाद मेरे पास जो इतला है, बहुत से लोगों ने इनकी टिकटें वापस करने की तैयारी शुरू कर रखी है। वो कहते हैं जब हम हलकों में जाते हैं, लोग कहते हैं आजाद सीए से आएंगे तो शायद हम आप पर गौर करें, और अगर आप ये टिकट लेकर आएंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। अब वो शख्स जिसने करनी ही सियासत है, जिसका सारा कुछ सियासत है, तो वो क्यों रिस्क लेगा? वो कभी भी हारने वाली पार्टी के साथ नहीं जाता। देखें, आपके बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ से लोग गए, तो इसे भी तो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार करके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा जाए और बाद में मुंतखब होने के बाद फिर से PMLN में शिरकत इख्तियार कर ली जाए। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या इतनी पोजीशन होगी उस वक्त? जो आज़ाद इलेक्शन जीत के आते हैं ना, उनमें से 99% लोग वो होते हैं जो बड़ी जमात के पास जाते हैं, जिसकी अक्सरियत होती है। तो अभी आने तो दें, अभी तो फिल्म शुरू हुई है, आने तो दें यार। क्या हो गया यासिर साहब, आप तो अभी से वज़ीर आज़म भी अभी से आप फैसला भी कर चुके हैं कि कौन सी जमात के वोट ज्यादा होंगे, कौन सी जमात के मेंबर ज्यादा होंगे। ये आप और मैं फैसला तो नहीं कर सकते। ये फैसला तो आपका मेरा वोट भी नहीं कर सकता, 2 वोट ही है ना सिर्फ। ये फैसला तो 8 फरवरी का इलेक्शन करेगा। और उस इलेक्शन में कल आपने सेनेटर साहब से बात नहीं सुनी कि 18-20 तो हो सकता है, 19-20 हो सकता है, 15-20 नहीं हो सकता, 10 और 20 का फर्क नहीं हो सकता, ये फर्क नहीं निकल सकता। तो अभी इलेक्शन का टाइम आ लेने दें, अभी तो कागजात नामजदगी का वक्त आना है, फिर उम्मीदवार सामने आने हैं, फिर सारा कुछ होना है, उसके बाद जाके ये सारी चीजें होंगी। अभी तो ये सारी सियासी जमातें दावे कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुंडी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कुंडी साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में इतनी बातें नहीं कर रही जितनी चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि पीपल्स पार्टी हमारे अगेंस्ट जो बातें कर रही है वो नून मुखालिफ वोट लेना चाहती है, PTI मुखालिफ वोट नहीं लेना चाहती। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात तो अब खुशफहमी है PMLN के दोस्तों की। अब मैं तो उनको नहीं कह सकता। पहली बात तो यह कि PMLN पर अपना वोट तो दिखाए नहीं कि उनके वोट कितना, अभी तक तो वो अवाम में गई नहीं जब से उनके लीडर लंदन से आए हैं। और एक जब उन्होंने जलसा, एक फरमाइशी प्रोग्राम जो उन्होंने लाहौर में किया, उसके बाद क्या उन्होंने कोई कन्वेंशन, कोई अवामी राब्ता मुहिम, कोई अवाम में गए हैं? वो तो अवाम से जाने से डरते हैं। अभी तक उनको अपना नहीं पता कि उनके वोट जो है कितने हैं। आखिरी इतलात तक हमें जो अंदाजा था और है, आखिरी इलेक्शन हुए हैं जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और हमजा शहबाज साहब वजीर आला थे, और 20 सीटों पे ज़मीनी इलेक्शन हुआ था और उसमें से 19 सीटें वो हार गए थे। तो लेटेस्ट तो ये इलेक्शन हुआ है, उसके बाद अब पता चलेगा वोट का पैमाना, वोट क्या है क्या नहीं है। हमने जो है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल साहब ने जो बात की है कि हम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम उनके खिलाफ हैं तो ये तो उनका अपना एक तजरिया और तजर्बा हो सकता है, या जो भी बात करें उनकी ख्वाबख्याली हो सकती है। पंडित साहब, ये बात आपने जो कही कि बिल्कुल ठीक, आप गुर्बत बेरोजगारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून तसव्वुर कर चुकी है और बिलावल साहब ने इल्ज़ाम लगाया ये कि सरकारी मशीनरी तमाम चीज़ें उनके साथ चल रही हैं। तो क्या अगर वाकई ऐसा है तो इन हालात में आप इलेक्शन को मुनसफाना या ठीक होता देखते हैं? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन पे एतमाद किया और हमने इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड की और इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है कि तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। हम ये समझते हैं कि जो हमेशा PMLN का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने इदारों को सियासत में धकेला है। हम नहीं चाहते कि इदारे सियासत में धकेले जाएं, इदारों को कंट्रोवर्शियल किया जाए। हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम जिस जमात को भी वोट करे, चाहे वो PMLN को करे, PTI को करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करे, उनका हक बनता है कि वो हुकूमत करे। हम अब जो है ये मुल्क किसी नए लाडले का, किसी नए सेलेक्टर का मुतामिल नहीं हो सकता। इकोनॉमिकल क्राइसिस से आप मुल्क को नहीं निकाल सकते इस तरीके से। अवाम का मैंडेट जिस जमात के पास हो, जो अगर कल वजीर आजम बने, कम से कम अवाम का मैंडेट लेकर कहीं जाए तो फिर बात होती है। अगर आप इस किस्म का कहें कि जी हमें किसी तरीके से जो है वो मुसल्लत कर दिया जाए या सेलेक्ट कर दिया जाए, तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। कुंडी साहब, अगर देखा जाए, आप ये कहते हैं कि आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। ये जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं, इन्हीं हल्का बंदियों को लेकर GDA तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। वो कह रही है कि हल्का बंदियों में जो तब्दीलियाँ हुई वो आप लोगों को फ़ायदा देने के लिए की गई। देखिए, सिंध में मुख्तलिफ जगहों पे सीटें ख़त्म भी की गई हैं। हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हल्का बंदियों के हवाले से हैं, हमारे पार्टी के दोस्तों को हैं और हमने उनको कहा हुआ है जो पंजाब में है या सिंध में है या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में है, वो भी अपने हल्का बंदियों को देख रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो भी इस पर भी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि GDA को है, बाकी जमातों को भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारी जमात को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये चीज़ें हैं जो कि शायद वो अदालतों में जाए। हम क्यों हल्का बंदियाँ करेंगे? अगर हल्का बंदियाँ होती तो हम पूरे पाकिस्तान में अपनी हल्का बंदियाँ करवा दें। फिर ये ऐसी चीज़ नहीं है। GDA हो या अब अगर MKM की अगर आप बात करें, MKM के तो अपने वहाँ पर गवर्नर बैठे हुए हैं और वो गवर्नर से को अपने, और वो भी हुकूमत के एक नुमाइंदे, तो गवर्नर से अपने तहफ़्फ़ुज़ात को आगाह करे गवर्नर साहब को, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को गवर्नर साहब मैं समझता हूँ कि अच्छी तरीके से जो है वो दूर कर सकता है। लिहाजा ऐसी बात करना मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, किसी इदारे को पॉलिटिकल प्रेशर में लाने के लिए हो सकती है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ है। हमें भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे लोगों को हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात मैं समझता हूँ कि दूर होने चाहिए। जिस जमा के भी तहफ़्फ़ुज़ात जिस इदारे से हैं, मैं समझता हूँ कि होने चाहिए दूर, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। कुंडी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब आ गए हैं लाहौर और सुनने में आया को बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, क्यों बड़ी शमूलियत होने जा रही है? ऐसा मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। डोंट थिंक सो कि कोई पॉलिटिकल शमूलियत हो रही है। वो एक प्राइवेट दौरे पे है और कोई ऐसी शमूलियत नहीं है, और गालिबन मैं समझता हूँ कि वो वापस कराची जाएंगे 1-2 दिन में। अभी तक मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई पॉलिटिकल शमूलियत ऐसी कोई चीज़ हो रही है। कुछ कयास आराइयाँ ये भी हैं कि मियाँ साहब से उनकी मुलाकात हो सकती है, तो क्या ये मुलाकात मुतवक्के है? मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब से मुलाकात जो है वो आसिफ जरदारी साहब की होने जा रही है। अब तक कोई ऐसा कोई मैं समझता हूँ कि न दावत है, न ऐसा कोई इरादा है, और न कोई मुलाकात का कोई ऐसा मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे कोई शेड्यूल कोई मुलाकात है। अच्छा, मियाँ साहब से मुलाकात नहीं, निजी दौरा है, जाती प्राइवेट तौर पे आए हैं और वापस चले जाएंगे। पंजाब में आप कहते थे पहले कि हम बड़े सरप्राइज देंगे इलेक्शन से पहले। मैं कहा आप क्या कहते थे पहले, आप बड़े सरप्राइज देंगे पंजाब में, पीपल्स पार्टी ये कहती थी, तो कब देंगे? इलेक्शन शेड्यूल तो आने वाला है। आप पहले इलेक्शन शेड्यूल तो ऐलान करवाएं इलेक्शन कमीशन से। हमने जो है वो क्या इलेक्शन का ऐलान तो करवा दे, डेट का शेड्यूल का भी के लिए भी एक मुहिम चलानी पड़ेगी। नहीं तो उन्होंने तो कह दिया कि 14 तारीख को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं 14-15 को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। शेड्यूल ऐलान हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह सरप्राइज भी देंगे। वो एक निजी दौरे पे वहाँ पे हमारे पार्टी के दोस्त के बेटे की शादी थी, वो अटेंड करने आए थे। मियाँ साहब से या किसी से पॉलिटिकल पार्टी से हमें ये नहीं है कि हम बिल्कुल मुलाकात नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान मुलाकातें होती भी रहती हैं, बातचीत भी होती रहती है, लेकिन इस दौरे में सच कोई जो है वो शेड्यूल में उनकी मुलाकात जो है वो कोई फिक्स नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि फ्यूचर में हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। फ्यूचर में हमारी मुलाकात हो सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो फिर सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है? नहीं, मुश्किल है। सीट एडजस्टमेंट मैं नहीं समझता कि हो सकती है। और जो है सरप्राइज जो है इंशाल्लाह शेड्यूल आ जाए, जब हम अपने शेड्यूल के बाद दौरे शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ सरप्राइज देंगे आपको।
अच्छा, आप अक्सर ये बात कहते हैं कि शेड्यूल इलेक्शन शेड्यूल आ लेने दें, क्या कोई आपको नजर आ रहा है कोई ऐसी चीज? नहीं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। जो कि टीवी प्रोग्राम्स चल रहे हैं और क्या पता क्यों चल रहे हैं, फरमाइशी प्रोग्राम है नहीं है, हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बात हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं शेड्यूल आने के बाद कम से कम अपने कैंडिडेट्स फाइनल करेंगे, उनके जब मुहिम चलाएंगे तो हम किसके लिए मुहिम चलाएं? जब शेड्यूल आएगा, नॉमिनेशन पेपर्स का होगा, स्क्रूटनी का होगा, निशानात होंगे, तो उसके बाद हम अपने कैंडिडेट्स को मतलब कैंडिडेट्स हमारे फाइनल होंगे, तो जिसके पास हम जाएंगे, जिसे जलसा करेंगे, उस दिन हम बोलेंगे हमारे कैंडिडेट हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 5 कन्वेंशन हुए हैं, फिर उसके बाद हमारा फाउंडेशन डे बलूचिस्तान में था, क्वेटा में था। अब 7 तारीख से दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे आ रहे हैं। 4-5 और कन्वेंशन से वो खिताब कर रहे हैं, और जब शेड्यूल आ जाएगा तो फिर हम अपने जो है बाकायदा जलसे शुरू करेंगे। अच्छा कोंडी साहब, आप क्या समझते हैं, जरदारी साहब जिस तरीके से कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद कौमी हुकूमत बनेगी, ये नैरेटिव जो है ये PMLN के नैरेटिव से मिलता जुलता नहीं है। अगर कौमी हुकूमत ही जरदारी साहब के नज़दीक बननी है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास फिर कौन सा फरीजा होगा उस कौमी हुकूमत में? देखिए, पहली बात तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। दूसरी बात यह है कि जो जरदारी साहब बात कर रहे हैं कौमी हुकूमत मीन्स इत्तेहादी हुकूमत। हमें नजर नहीं आ रहा है एज ए पॉलिटिक्स में हम देखते हैं और हम इस फील्ड में मौजूद हैं कि कोई पार्टी होगी जो कि बिल्कुल ऐसी मेजॉरिटी ले लेगी और वो बिल्कुल जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बननी है, अलायंस की हुकूमत बननी है। उसको आप कौमी हुकूमत बोलें, अलायंस की हुकूमत बोलें, जो नाम दें, हम उस हवाले से कह रहे हैं कि अलायंस की हुकूमत होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपकी तरफ से कैंडिडेट होंगे। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा, इसको लेके बहुत से इबहाम, इसको लेके किसी के तहफ़्फ़ुज़ात, किसी को खुशाइंद ख़बरों की उम्मीद, किसी को अपने तय होने वाले फ़ैसलों से तयक़ुन की मेराज। लेकिन इस सारे मंजरनामे में फ़ैसला आवाम का है। किसका चुनाव करना है, किसको रद्द करना है, किसका इंतख़ाब करना है, किसका ऊंट किस करवट बैठना है, ये सारे का सारा फ़ैसला आवाम के हाथ में। आवाम को सरफ़े नज़र करके अपने फ़ैसले मुसल्लत करने की तरग़ीब जो इस वक्त दिलाई जा रही है, ये क्या फ़ायदामंद हो सकती है? क्या ये तासुर बढ़ा चढ़ा के जो पेश किया जा रहा है, क्या ये तासुर किसी के लिए मुस्बत हो सकता है? इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, आपको जिस शख्सियत से हमेशा गिला रहता था कि इलेक्टेड नहीं है, वज़ीर ख़जाना इनको बना दिया जाता है, आज वो सिंध की उन्होंने जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त इस्तीफ़ा दे दिया है। इस खबर पे क्या राय रखते हैं कि ऐसे वक्त में कि जब ये बताया जा रहा हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार हासिल करने वाली है और वहाँ पे पुराने साथी छोड़ के जा रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पुराना देखिए, अगर आप नाम तो आपने नहीं लिया, मेरे ख्याल में आप मिफ्ता इस्माइल की बात कर रहे हैं। जी जी। देखिए, उन्होंने कब मुस्लिम लीग में आए वो भी पता कर लीजिए, और क्या कभी कोई इलेक्ट हुए, क्या मुस्लिम लीग के लिए कोई सीट कराची से और सेक्रेटरी जनरल रहे, किसी की दिलवा दी। अगर पूरे कराची में या पूरे सिंध से कोई MPA और MNA की सीट ही नहीं दिलवा सके, पॉलिटिकल पार्टी का और जो कोई होता है जनरल सेक्रेटरी, उसका क्या रोल क्या होता है ये कि पार्टी को ज़्यादा पॉपुलर करे। मैं तो पहले दिन से ये शिकायत कर रहा हूँ अपनी पार्टी से कि मैं वाहिद इलेक्टेड मेंबर हूँ जो मुसलसल 31 साल से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मैं कराची में रहता हूँ। और कराची में मैं आज से 37 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का हाईएस्ट वोट लेके, मेरा वो रिकॉर्ड कायम है। अभी तक कराची में किसी बिजनेसमैन ने उतने वोट नहीं लिए जो उसके बाद मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ता हूँ, यहाँ भी ग्रास रूट लेवल पे। आज भी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चंडोट में हूँ। अगर ये होता, देखिए ना, बात ये कि उनको आए, वो इलेक्ट होके आए ना किसी भी मेंबर को, क्योंकि ये आपका आईन कहता है, मैं नहीं कह रहा, ये आपका आईन कहता है
कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो कौमी असम्बली के इलेक्टेड मेंबर्स ने पास करने। हमारे यहाँ जितने भी आते रहे, चंद को छोड़ के जितने भी आते रहे बाहर से आते रहे। अगर बाहर से ही आना है तो हम क्या करते रहे? मैं क्या गलियां और नालियां बनाने के लिए आता रहा? शेख साहब माजरत से, इसका मतलब है कि आपकी क़यादत जो है, ये जो बातें आपको इल्म है, ये जो बातें आप बता रहे हैं, क्या आपकी क़यादत इन तमाम चीज़ों से ला इल्म थी, या आपकी क़यादत भी जानबूझकर नाअहल शख्स को एक बड़े सूबे का सेक्रेटरी बनाया, वजीर खजाना भी बनाया, मशीर खजाना भी बनाया? देखिए, मैं तो अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू कई बार कह चुका हूँ और बाबा आगे दोहल कह रहा हूँ, अपनी क़यादत के सामने भी कहता रहा हूँ, कौमी असम्बली में भी तकरीरों में भी कहता रहा हूँ। मैं किसी को, देखिए हमारी जो हो सकता है उनको मेरे से ज़्यादा पता हो और वो कोई ऐसी कोई इसमें बात हो या जिसकी वजह से वो बनते रहे, लेकिन कराची की कोई एक नहीं, कराची में हमारे गवर्नर रहे जुबैर साहब, कभी वो इलेक्ट हुए? कभी मुझे ये बता दीजिएगा कराची में जो भी आया आज तक, मेरे बड़े गहरे दोस्त थे ममनून हुसैन मरहूम, वो उनको पार्टी ने सदर बनाया। ठीक है, अगर सिर्फ यही देखना है कि कोई खास अगर चहेतों को ही वो बनाना है तो फिर ये पार्टी का हम क्यों इलेक्शन लड़ते हैं? या ममनून हुसैन साहब के सदर बनने का वाकया जो है या उसके पीछे मुहर्रिकात जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब अच्छे बता सकते हैं। जी खैर, वो मेरे तो बहुत ही शरीफ आदमी साहब, आप भी बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये, जो मेरे बहुत ही गहरे दोस्त थे हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो भी फार्मर प्रेसिडेंट रहे और बड़े शरीफ और नफ्स शख्स थे। मेरा इतराज सिर्फ ये है कि लोगों को जो करीब हो, जो लोग जिसको इलेक्ट करें, ये पार्लियामानी सिस्टम का तो मतलब यही है, पार्लियामानी सिस्टम यही है। अगर इसके अलावा है तो फिर हम क्यों ये इलेक्ट? मैं गली गली मल्ला मल्ला 31 साल से फिर रहा हूँ। आपको पता है मैं मसरूफ आदमी हूँ। मैं कराची चैम्बर के जो इलेक्शन लड़ता रहा हूँ वहाँ भी मैंने पहले ही आपको जिक्र कर चुका हूँ। और मेरा अल्लाह के फजल से मेरी फैमिली जो है 140 साल से बिजनेस में है और ये पाकिस्तान में वाहिद फैमिली है जिन्होंने जो न सिर्फ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख जो कि टेप्टा का भी चेयरमैन रहा, वो गया तो लाहौर के बिजनेसमैनों से वो इलेक्ट होके प्रेसिडेंट बना लाहौर का। मेरा फर्स्ट कजन मियां जाहिद असलम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर बना। और हमारा मकसद ये, मैं खुद लेकिन शेख साहब ये बातें जो है ना, ये पैरामीटर्स पे आती हैं, कहने को तो बहुत अच्छी होती हैं। अगर यही उसूल व ज़वाबित है कि जिसने पहले से सियासत कर रखी है तो सीनियर नायब सदर के ओहदे पे मरीम नवाज साहिबा ना होती हैं। अगर यही उसूल है कि सीनियर सियासतदान को ओहदा मिलना चाहिए तो फिर हमजा शहबाज साहब, शहबाज शरीफ के बाद या मरीम नवाज साहिबा पंजाब की वजारत आला के लिए नामजद ना किए जाते। अब देखिए, ये तो सारी चीज़ें आपके सामने। पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि डायरेक्टली जो इलेक्टेड लोग हैं उनको ओहदे मिले वो, क्योंकि हमने जाके जिम्मेदारी है ना। आजकल मैं तो अपना मेरी फैमिली कराची में रहती है, मैं यहाँ आया हूँ अनचुनियोट धक्के खा रहा हूँ, हर जगह पे लोगों के पास जा रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या जरूरत है? मैं अपनी कंफर्ट में बैठता रहा हूँ। अगर इसी तरह इलेक्ट होना है मैं तो पब्लिक में जाता हूँ। और मैं जब मुझे टिकट नहीं भी मिला ना पार्टी का, तो उस वक्त भी इंडिपेंडेंट मैंने पीपल पार्टी और नून लीग दोनों के टोटल से ज्यादा वोट लिए। आजाद लोगों के पास हूँ ना, मैं लोगों की बेहतरी चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर महबूब हक जो के जिन्होंने कोरिया को हमारी प्लानिंग कामयाब हो रही थी ना, कोरिया के लोग आए इकोनॉमिस्ट और उनसे प्लानिंग सीखी। वो जो फोर्थ हुए तो उनकी बीवी बेगम साहबा ने मुझे डॉक्टर महबूब हक साहब की जगह पे महबूब हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर का उन्होंने चेयरमैन बनाया। तो मेरा तो इकोनॉमिक से, फाइनेंस से, और यही चाहता था। हमारे यहाँ देखिए ना, मैं आपको बताऊं, कुल दुनिया में 64 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर में है तो नीचे। दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, 64 करोड़ 8% बनता है। यानी दुनिया पूरी दुनिया जिसमें अमीर मुल्क भी शामिल है, गरीब मुल्क भी शामिल है, सिर्फ 8% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और 92% उसके ऊपर है। पाकिस्तान में 38% लोग गुर्बत की लकीर से। हमने दिया क्या है? हम सब ने मिल के शेख साहब आपने बड़ी अच्छी बात की और आप कहते हैं कि मैं कुछ करने के लिए आया और मुझे कुछ करना चाहिए, लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, बड़ा कुछ है। तो फिर तो आपकी तरह सच बोला दानियाल अजीज ने और उसको शोकस नोटिस हो गया।
देखिए वो तो पार्टी ने दिया शो, दानियाल अदीब साहब जवाब देंगे उसका। दानियाल अदीब भी हमारा बड़ा सीनियर मेरे साथ रहा, वो भी इंडिपेंडेंट बना था, और मेरे ग्रुप का, मैं उस वक्त इंडिपेंडेंट ग्रुप का ना 97 में तीसरा ग्रुप था, बड़ा मेरा ग्रुप था, और दानियाल अदीब भी इंडिपेंडेंट बने थे, वो मेरे ग्रुप में शामिल थे। बात ये हो रही है कि देखिए कि वो जो पॉइंट है, मुझे नहीं पता किस डिटेल में उनको शो का दिया गया है, जरूर कोई ना कोई बगैर। उन्होंने एहसन इकबाल साहब पे जिम्मेदारी डाली महंगाई की, उन्होंने कहा उनसे पूछें। एहसन इकबाल साहब ने जवाबन कहा कि क्या आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये तो उनकी जबान। देखिए बात ये है कि पार्टी के अंदर अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो फिर तो इन पार्टियों का डेमोक्रेटिक होने का मकसद ही नहीं। जरूर गलत, मेरा पॉइंट गलत हो सकता है, हो सकता लीडर मेरे बहुत पॉपुलर हैं, और हमारी पार्टियां जो है वो पंजाब में इन पर्टिकुलर आपने देखा हर बार बरसर इक़्तिदार आती हैं और ज्यादा वोट लेते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर हम सबको बात करनी है। अगर मुल्क को आगे बढ़ा, मुल्क तो आपके सामने है। मैं जिक्र ये कर रहा था कि सिर्फ गरीब गुर्बत की लेवल नहीं है, 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा रहा। हमने 76 साल में सब पार्टियों ने मिल के, उसमें फौजी हुकूमतें भी आती रही, सिविलियन भी आती रही, हुआ क्या? मैं समझता हूँ कि हम डिलीवर कर सकते हैं। मैंने सीखा है, सारी जिंदगी यही काम की है, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। मुझे पता है कि दुनिया के दूसरे मुल्क एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करके आगे बढ़े हैं, हम तो ना अपने हमसायों से सियासत कोई कारोबार कर रहे हैं, और ना ही आपस में पार्टियां लड़ झगड़ रही हैं। देखिए पार्टियों ने जो टर्माइल की है, हमें सब पार्टियों को इस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना है, चार्टर ऑफ इकॉनमी करना है। हमने अपनी पार्टी की बात कम करनी है, मुल्क की बात ज्यादा करनी है। और मेरे महबूब लीडर मियां नवाज शरीफ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है शेख साहब। जी नहीं, आप बिल्कुल, आप मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े मदह है, और रहना भी चाहिए, आपकी पार्टी के लीडर है। मैं शुरू से हूं उनका बड़ा, मैं उनको बहुत चाहता हूं। जी मैं समझता हूं कि उन्होंने जो आपको भी लंदन चले जाना चाहिए था जब वो लंदन थे। मैं लंदन उनको मिल के आया हूँ, मैं बड़ी तफसील से उनसे मुलाकात की है। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान में तरक्की हुई है, वो तो नून लीग के दौर में ही हुई। मियां शहबाज शरीफ हूँ, मैं उनका भी बड़ा मत हूँ। देखिए बात ये है, लेकिन हम सबको मशवरा करना चाहिए, इसके बड़े लीडर अपनी जगह पे, लेकिन मैं समझता हूँ, अच्छा मैं कई बार मैंने पार्टी के अंदर बात की है, मुझे तो कभी उन्होंने शो का नोटिस नहीं दिया। मेरे साथ तो मैं जो अच्छी बात है वो करूँगा, मेरी बात सुनते हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मुझे उन्होंने बार बार चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस, जो बड़ा अहम मुद्दा वो तैनात किया, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जो असल डिलीवर करने वाला होता है ना, मैं फाइनेंस मिनिस्टर का कैंडिडेट हूँ, बिल्कुल हूँ। मैं इसी सोच से पॉलिटिक्स में मैंने ज्वाइन किया, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरा इन बातों का मेरे से मशवरा करेंगे। आपको अच्छा, अब शेख साहब सियासत करते हुए कितना अरसा हो गया? मैं ये आवाम की सियासत 31 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं चैम्बर्स की सियासत जो है पिछले 45 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, पार्टी के अंदर आपको 31 साल हो गए? जी, पार्टी के अंदर 31 साल में आप ये ख्वाहिश लिए कि आप जो काम करने के लिए आए हैं वो करवा लें। 31 साल में तो हो नहीं सका। आप क्या समझते हैं कि अगले 31 साल और आप सियासत करके यही ख्वाहिश लेके पार्टी के अंदर मौजूद रहेंगे? नहीं, मुझे पूरी तवक्को है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ, वो बहुत ज़्यादा मेरा हमेशा उन्होंने ख्याल किया। मुझे तवक्को है कि हमें ये, मैं तो देखिए छोड़ने वाला नहीं हूँ, किसी काम के पीछे होता हूँ तो पूरी कोशिश करता हूँ। सर, लोगों का ख्याल किया, हम तो चाह रहे हैं कि मुल्क का भी ख्याल कर लिया जाए। लेकिन शेख साहब, मुल्क के लिए ही कर रहा हूँ, मुझे तो अपना। अच्छा शेख साहब, आप जो ओहदा मांग रहे हैं, जी मैं क्या शेख साहब, आप जो ओहदा मांगना चाह रहे हैं पार्टी से, वो ओहदा तो जिसने मांगा वो बेचारा पार्टी से तो गया, वो इलेक्टेड नहीं थे ना जी। कोई उनमें से कोई एक बंदा बता दे जो डायरेक्ट इलेक्ट होके आया हो, और इतनी बार से इलेक्शन डायरेक्ट लड़ रहा हो, बाहर कहीं से आ जाना। मैं जानता हूँ, देखो ना, जो बनते रहे हैं हमारे मुल्क में, यही तो मेरा गिला है कि यहाँ बनाओ इलेक्ट जो कि जवाब दे। तो हमें आज जवाब तो मैं दे रहा हूँ कि महंगाई क्यों हो गई, गरीब गुर्बत क्यों हो गई, बच्चे हमारे स्कूल क्यों नहीं जाते, हमारा मुल्क पीछे क्यों रह गया। मैं जाके अपने हल्के में जवाब दे रहा हूँ ना, और हमारे दोस्त कोलीग जो किसी को बना दें, जरूरी नहीं है। अगर मेरे से और बेहतर है, मैं समझता हूँ कि कई होंगे,
पार्टी में हमारी और ये अपने असेंबली में बेशक इलेक्टेड बंदे को बनाए, इलेक्टेड कोई भी हो, किसी भी इलेक्टेड को बना दें ताकि उसे पता हो कि अवाम की रम्स क्या है, अवाम जवाब दे हो ना, लोगों को जवाब दे, यही तरीका। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बरसों से हम सुनते रहे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर कुछ बेहतरी आएगी और उस बेहतरी के लिए हुकूमती सतह पे इक़दाम किए जा रहे हैं। सरबरा तब्दील किए गए, कुछ स्ट्रक्चर तब्दील किया गया। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब दौरे हुकूमत था तब एक बहुत बड़ी कदगन लगी। उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए। सिविल एविएशन जो है उसने कुछ एतराज़ात लगाना शुरू हुए, फिर पैचअप उनका भी हो गया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जहां पे पाकिस्तान से बेशुमार लोग जो हैं वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं, ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान एयरलाइन का जो मेज़बान अमला है उसके भी बेशुमार ममालिक के अंदर ये खबरें मंजर आम पे आ रही हैं कि वो फ़ज़ाई मेज़बान अमला वहां से स्लैप हो जाता है। अब वो स्लैप हुआ है तो किस सूरत में हुआ है और ये जो खमियाजा है हमें किस तरीके से भुगतना पड़ेगा जो डिफेमेशन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की हो रही है, इससे बेहतरी का उनसर क्या कोई निकल सकता है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान एयरलाइन के तर्जुमान अब्दुल्ला खान साहब ने। अब्दुल्ला खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला खान साहब, गुज़श्ता माह भी 2 फ़ज़ाई मेज़बान जो हैं वो कनाडा के अंदर स्लिप हुए थे। मौजूदा जो हालिया कोई खबर आई है, कनाडा में एक फ़ज़ाई मेज़बान जो है वो लापता हो गया, उसने दोबारा आके रिपोर्ट नहीं किया। ये जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं इस पे आप तर्जुमान इदारा क्या राय रखते हैं और एक अमूमी तासुर जो कायम हो रहा है इदारे को लेके, उस पर रिबटल क्या देंगे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एक तो आपने प्रीएम्बल के अंदर बहुत सारी चीजें आपने कवर कर ली। देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि मुल्क के माशी हालात और जो एक पूरा ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह आपने खुद कहा कि लोग बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि हमारे क्रू को भी मजबूर करता है कि वो बाहर जाएं या वो बेहतर रोजगार की तलाश के अंदर जाएं। लेकिन जो ये बात थी कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसा नहीं है, सिर्फ कनाडा के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमें ये इंसिडेंट्स देखने के पड़ रहे हैं कि इस साल के अंदर भी तकरीबन को 5 क्रू अनफॉर्चुनेटली जो हमारा वहां पे गायब हुआ या वहां पे जाके उन्होंने असाइलम क्लेम किया। कनाडा के अंदर मजबूरी तौर पे हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया के तमाम मुल्कों के मुकाबले में कनाडा के अंदर इस तरह के कवानीन बहुत ज्यादा लिबरल है। आपने देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, उनके इश्तिहार भी आपने देखे होंगे कि अगर आप हमारे बॉर्डर के अंदर आएंगे और आने के बाद अगर आप असाइलम क्लेम करेंगे तो आपको नहीं असाइलम दी जाएगी, आपको वापस भेजा जाएगा अनलेस आप एक पॉलिटिकल असाइलम थ्रू प्रोसेस अप्लाई करें। लेकिन कनाडा के अंदर ऐसा नहीं होता। कनाडा के अंदर अगर आप उनके बॉर्डर के अंदर आ गए एक दफा तो उसके बाद कैनेडियन लॉ इस बात की प्रोटेक्शन देता है कि वो किसी सूरत के अंदर वो वापस नहीं होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमें अनफॉर्चुनेटली इसका चैलेंज ये करना पड़ा कि जब हमारे गुज़श्ता 3 या 4 माह कबल हमारा एक क्रू वहां पे गायब हुआ तो हमने वहां पे लोकल लॉ एनफोर्समेंट को भी बताने की कोशिश की कि इस तरीके से ये चीज हुई है तो आप उसको पकड़ें या आप उसको एप्रीहेंड करके हमारे हवाले करें या वापस उसको पाकिस्तान रिपोर्ट करें। तो उन्होंने ये बात बोली कि वहां का लॉ इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर वो बॉर्डर के अंदर आ गया है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो प्रोटेक्टेड है कि वो जाके जो है उसको असाइलम क्लेम करे या उसको किसी तरह से वापस ना वो मोड़े। अनफॉर्चुनेटली एक और बात यह है कि लॉ अपनी जगह के ऊपर। अच्छा खान साहब आपका कहना यह है कि कनाडा का ये कानून है और आपका जो वहां पे क्रू चला गया आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगर इसी तरीके से 2-4 और बंदे चले गए तो फिर तो एयरलाइन जो है उस पर पाबंदी भी लग सकती है कि इनके लोग वहां पे उतरते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी फिर? देखिए, बात बिल्कुल आपने सही बोली है और इस सिलसिले के अंदर हम पहले भी हमने बहुत सारे सख्त इकदाम किए और अब हम उससे ज्यादा चीजों को सख्त करना चाह रहे हैं। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी पूरी दुनिया का क्रू जब वहां पे जाता है तो वहां पे उसको कैद तो नहीं किया जा सकता, वो जाता है वहां पे होटलों में रुकता है। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तानी क्रू के साथ नहीं है, हमारे हमसाया ममालिक जितने हैं उनके क्रू भी बहुत ज्यादा स्लिप होते हैं। इनफैक्ट हमारे हमसाया मुल्क की एयरलाइन जो कि अभी प्राइवेटाइज भी हुई है, मैं उनके नंबर्स देख रहा तो उनके को 11 क्रू इस साल गायब हुआ वहां पे। तो ये एक मसला है हमारे जैसे जो खान साहब बसद एहतराम अगर कोई गलती कर रहा है तो अपनी गलती से उस गलती को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। आपने बात की मौजूदा मुल्की सूरत हाल को लेके, जिस तरीके से बैरून मुल्क लोग मुंतकिल हो रहे हैं, तो वो मुंतकिल होने वाला तबका कितना है
अगर तो एयरलाइन जो है फैसिलिटेट अच्छे तरीके से करती है, पैसा अच्छा मिलता है, तो फिर क्रू को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सवाल फिर यह भी पैदा होता है कि क्रू को इदारा किस तरीके से फैसिलिटेट करता। देखें, पीआईए पाकिस्तान के बेहतरीन एम्प्लॉयर्स में से है। अगर आप फिजाई मेजबानों के हवाले से बात करें, यहाँ पे जॉब की प्रोटेक्शन भी होती है, यहाँ पे तनख्वाहें भी अच्छी होती हैं, फॉरेन अलाउंसेस भी होते हैं। तो अपना इदारा अपनी तरफ से अपने क्रू को तमाम जो सहूलियात है वो मैसर करता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ क्रू, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह के ऊपर सही है, ना सिर्फ पीआईए की बदनामी के सबब बनते हैं बल्कि मुल्क कौम की भी बदनामी के सबब बनते हैं। इसके सदबाब की जरूरत है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि हम इकदाम इस तरह के ले रहे हैं। हमने इंक्वायरियां बहुत सख्त की, हमने उनके टर्मिनल बेनिफिट्स भी हमने उनके जब्त किए, उनकी जो फैमिली से हमने बॉन्ड्स भी भरवाए। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इस सिलसिले से निपटने के लिए हमें शायद मजीद सख्त इकदाम लेने पड़ेंगे, जो कि हमारे एंड के ऊपर है। लेकिन जो चीज मैं शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा था ये तो इकदाम हो गए। हाँ साहब, ये इकदाम तो आप कर रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें। पीआईए की फ्लाइट कैंसिल ना हो, ये दिन कोई ऐसा नहीं गुजरता। पीआईए की बहुत सी जगहों पे फ्लाइट्स जाना, बेचारे लोग 2-2 दिन, एक दिन 25-25 घंटे, 5-5 घंटे लोग इंतजार करते रहते हैं, एहतजाज होते रहते हैं। ये तो एक रूटीन बन गया। इसका इससे क्या तल्लक, एक तो ये वाजे कर दें ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, और दूसरा अमूमन ऐसा होता है कि गारंटी ली जाती है ऐसे तमाम लोगों से, एक श्योरिटी बॉन्ड होते हैं कि जनाब आप फला बंदा फला मुल्क जा रहा है, अगर ये क्यों नहीं किया जाता, अक्सर सरकारी इदारों में किया जाता है कि श्योरिटी बॉन्ड लिए जाते हैं कि अगर ये वहां से गायब होगा तो उसकी फैमिली या इसके फला बंदे जो है वो इसकी जिम्मेदार होंगे। अच्छा जी, दूसरे सवाल के जवाब मैं पहले दे देता हूँ, फिर पहले का बताता हूँ। देखिए, श्योरिटी बॉन्ड हम भी लेते हैं और हमें उनके अच्छे वाले ड्यूज होते हैं जो कि पीआईए की तरफ एज अ परमानेंट एम्प्लॉई उनकी तरफ होते हैं, जो कि हमारे पास होते हैं, जिनकी उनकी प्रोविडेंट फंड्स हैं, उनकी ग्रेजुटीज हैं, उनकी पेंशन के पैसे हैं, वो तमाम चीजें हमारे पास होते हैं। लेकिन लोग ये छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो कैंसिलेशन फ्लाइट्स आपने बात की थी 2-3 हफ्ते कबल, ये एक सीरियस किस्म का मसला था और वो फ्यूल की वजह से, आपको पता है सबके सामने वो बात थी कि फ्यूल की कमी की वजह से या हमारे जो पीएसओ के मामला थे उसके अंदर हमारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के दिन, फॉर एग्जांपल आज या कल के दिन, हमारी कोई परवाज किसी भी किस्म की कैंसिल नहीं हुई। फ्लाइटें हमारी अब जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ गई हैं। फ्लाइटें अब नॉर्मल हमारा ऑपरेशन चल रहा है, वो 1 या 2 दिन वाला नहीं होता। हाँ, जरूर है कि कोई अगर इंसिडेंटली कोई चीज चेंज है या कभी लेट्स सपोज कोई जहाज के अंदर कोई फनी खराबी आ जाती है तो देर सवेर जरूर होती है, लेकिन उस तरीके से कैंसिलेशन नहीं है जिस तरीके से 2 या 3 या 4 हफ्ते पहले हुआ करती थी। लेकिन आप अमूमी तासुर एक देख लें कि प्रेफर कौन करेगा। एक तो वो है जिसने कभी कभार सफ़र करना है और एक वो है जिसने मामूल के मुताबिक सफ़र करना है, उसका शेड्यूल है। आप उससे उसकी प्रेफरेंस पूछें कि क्या है, वो पीआईए कभी नहीं होगी, क्योंकि उसे ये मालूम है कि अमूमी तौर के ऊपर अगर जाएंगे तो फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। अमूमी तौर के ऊपर पीएसओ के साथ आपके वाजबात की अदायगी जो है वो वक्त पे नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कहीं भी रोका जा सकता है। अमूमी तौर के ऊपर किसी भी मुल्क में तैयारा रोक के उसकी लीज के हवाले से बातचीत हो रही होती है। तो ये जो अमूमी तासुर है, इसको जायल करने के लिए पीआईए मुस्तकिल बुनियादों पर क्या इकदाम उठा रहा है? देखिए, थोड़ा सा ना मैं आपके साथ इस पे इख्तलाफ करूंगा इंतहाई माजरत के साथ। वो इस वजह से आप कर सकते हैं। अमूमी तासुर जब कहा जाता है तो इस तरह कहा जाता है कि शायद पाकिस्तान की जो मजमूई अवाम है, ये ज्यादातर लोग जो हैं वो पीआईए से सफर करने को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। लेकिन ऐसा है नहीं। इस टाइम पे भी आप देखें कि हमारी जो फ्लाइटें हैं, खासतौर पे हमारी उम्र की फ्लाइटें हैं या हमारी इस्तांबुल की फ्लाइट है या जो टोरंटो की फ्लाइट है जिस तरह आपने किया, उसके ऊपर सीटें दस्तयाब नहीं होती। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीआईए कन्वीनियंट बहुत ज्यादा है। पीआईए आपको वो डायरेक्ट कनेक्शंस प्रोवाइड करती है जो कि बाकी आपको एयरलाइंस के ऊपर नहीं मिलते। आपको जब हाथ्स के ऊपर उनके कोई आपको दोहा जाना है या दुबई जाना है, आपको एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल चेंज करना है, 3-4 किलोमीटर की वॉक है, 2-3 घंटे का आपका ले ओवर है मिनिमम। तो उसके मुकाबले में पीआईए आपके लिए अभी भी कैरियर ऑफ चॉइस है। अभी भी लोग प्रेफर करते हैं पीआईए के साथ सफर करने को। और वो चीज आपको इस तरीके से नजर आती है कि देखें, अभी भी इस साल हम तकरीबन 60 लाख मुसाफिरों को अपने जहाजों के ऊपर खुशामदीद कहेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पीआईए अपना इमेज अपनी जगह के ऊपर, जो कि हम ऑब्वियसली बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो कन्वीनियंस पीआईए प्रोवाइड करता है, जो आपको अपने जहाज के ऊपर अपनायत का एहसास होता है, जो आपका अपना उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोलने वाला क्रू, आपके बुजुर्गों को या आपको फैमिली को दस्तयाब होता है, उसका मुकाबला किसी और के साथ नहीं है।
अभी भी PIA के अंदर मैं ये देखिए, मैं बताना ये जरूर समझता हूँ कि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, अभी भी हमारी रिलायबिलिटी 85-86% के करीब है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। जिसका मतलब हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर भी कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन हो और ये जो बातें हो रही हैं ये तासुर ज़ाइल हो और मुल्क कौम की बेहतरी के लिए और PIA की बेहतरी के लिए और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के लिए कुछ बेहतर इक़दाम हो सकें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, गज़ा की सूरत हाल पर बात की जाएगी, एक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामा अगर देखा जाए, जिस तरीके से फ़ज़ा साजगार ना रही, बदबूदार हो गई, फास्फोरस की स्मेल आने लगी, जिससे मजमूई तौर पे 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो शहादत के रुतबे के ऊपर फायज हो चुके हैं। अभी तक मालूम नहीं कि ये जंग की फ़ज़ा कब ख़त्म होगी, ये ख़तरे के बादल कब टलेंगे, कब जो आसमान है वो धुंधला हुआ दिखाई नहीं देगा, कब ये कोई मुज़ाकरात जो है मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे, कब दुनिया को ये बावर करवाने में लोग कामयाब हो जाएंगे कि जिस तरीके से नस्ल कुशी का इरादा इजराइल करके बैठा हुआ है, उसके जो जितने भी इरादे हैं उनको खाक में नहीं मिलाया जाता, तो तब तक ये अमन कायम नहीं हो सकता। ये मंजरनामा कैसे तब्दील होगा, इसी पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, मजमूई तौर पर 15,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं। अस्पतालों के अंदर 3 गुना ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं जिनका इलाज फ़र्श के ऊपर हो रहा है और मरीज़ों में ज़्यादातर बच्चे मौजूद हैं। किसी बच्चे की आंख ज़ाया हो गई, किसी की टांग कट गई, किसी का बाजू ना रहा, वो अपने ख़ानदान को नहीं देख पा रहा कि ख़ानदान जो है वो उसी मलबे के साथ मलिया मेट हो चुका है जिस पे हमला हुआ था। ये दुनिया को बावर क्यों नहीं हो रहा कि नस्ल कुशी का इरादा है? अरब ममालिक के लिए ये एक ऐसा मकाम है कि वो बेबस नजर आ रहे हैं। फिर मुस्लिम उम्मा एज ए होल हम देखते हैं वो भी बेबस है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखें, इसमें बेसिकली अमेरिकन की कोशिश है कि वो भी सीज फायर की बात तो कर रहे हैं लेकिन उस पर जोर नहीं दे रहे हैं। और इसके उनका भी जो मकसद है अल्टीमेटली यही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास। और इसके बाद है कि वो चाहते हैं गजा स्ट्रिप में उनका मुकम्मल एक दफा कंट्रोल इसमें आ जाए। और एट द सेम टाइम हमने देखा है कि उनकी कोशिश भी यही रही है कि जी कि वहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जिस तरीके से वेपन्स की सप्लाई, जिस तरह बताया जा रहा है कि वेपन्स और जो पोरिंग इनटू इजराइल और इजराइल वही बम्स को यूज कर रहा है अगेंस्ट गजा स्ट्रिप के अंदर, जिस तरीके से बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहा है। और एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा था नॉर्थ की जो लोग हैं वो साउथ की तरफ मूव कर जाएं। आज आपने देखा होगा साउथ में खान यूनुस और रफा जो बॉर्डर क्रॉसिंग के एरिया से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ में, वहां पे भी टारगेट किया। तो नेक्स्ट पिछले 24 घंटे में 700 शहादतें हो चुकी हैं। और जिस तरह आपने बताया कि 15,000 से ऊपर ये चीजें कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, वो हमारी जो मुस्लिम उम्मा की बेबसी का यही जाहिर करती है। नहीं, हमारी मुस्लिम उम्मा की बेबसी तो ये जाहिर करते हैं। खान साहब बिल्कुल दुरुस्त बात, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। मुस्लिम उम्मा के लिए सबसे बड़ी उम्मीद तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इस पर क्यों नहीं हम वो सख्त रिएक्शन देते जो हमें देना चाहिए? देखें जी कि जो पहले उसके पड़ोस में जो लोग हैं, जिस तरह इजिप्ट है, जॉर्डन है, जो मेटर जिन्होंने वहां पे है जो मेटर करते हैं, जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है। इसके अलावा टर्की है। देखें जो 1949 से इनके ताल्लुकात थे इसराइल के साथ, फर्स्ट इस्लामिक कंट्री जिन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज किया है। और इसके बाद सऊदी अरब, ऑल्दो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है लेकिन सऊदी अरब का बड़ा इन्फ्लुएंस है, यूएई का बड़ा इन्फ्लुएंस है। अभी वो देखें कि बिहाइंड द सीन तो बड़े वो एफर्ट्स हो रही हैं कतर में। कतर का बड़ा इसमें कलीदी रोल एक है, वहां पे बातचीत हो रही है। जिस तरीके से अभी COP28 के साइड लाइन्स पे भी यही बातचीत चल रही थी। तो पाकिस्तान इनको बिल्कुल यकीन है, जो पिछली जंग बंदी हुई उसमें पाकिस्तान का बड़ा इसमें रोल था और अरब ममालिक के साथ अपना रोल अदा किया। वही ये हम कर सकते हैं। फिजिकली तो पाकिस्तान जा नहीं सकता है क्योंकि हम इस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर हम करना है, लेकिन हम डिफरेंट फोरम्स पे, जिस तरह आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली जब गए हैं,
अब डिफरेंट इंटरव्यूज में उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया है। आप क्या समझते हैं COP28 के अंदर जहां पे बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान मुमलिकत मौजूद हैं, तो वहां पे हम कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकते थे, हम कोई लॉबिंग ऐसी कर लेते जिससे कोई बेहतरी का इम्कान पैदा होता? देखें जी, वो एक तो ऑलरेडी मैंने कहा था बिहाइंड द सीन्स वहां पे बातचीत चल रही थी, और उसी में अभी जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे उनकी मुलाकात हुई थी कतर के अमीर के साथ, और उन्होंने भी अपना कंसर्न शो किया और उन्होंने भी इस बात पे कहा है कि जी जो सिविलियन कैजुअलिटीज होनी नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें कि वो वाला जो मकासद जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहे, क्योंकि अनलेस देखें जब तक यूनाइटेड स्टेट्स इस पे जोर नहीं देगा, डिस्पाइट द फैक्ट हम अब एक शिफ्ट देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के स्टैंड में भी, लेकिन इसके बावजूद इजराइल देखें, इजराइल के जो गोल्स हैं वो अभी जिस तरीके से आज भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और जिस तरह एक कंसेप्ट पे वो जा रहे हैं, इसको बफर जोन बनाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें अल्टीमेट उनका वो यही कहना है कि जी डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास वो कहते हैं जी पहला गोल है। फिर इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि वो हम जो गजा को डीमिलिटराइज करें, और फिर कहते हैं डी रेडिकलाइज भी हम करना चाहते हैं। तो देखिए ये अवामिल है, तो इसके जो सीरियस उनके रिपरकशंस हो सकते हैं रीजन के लिए एट द सेम टाइम। लेकिन जो शिफ्ट मैंने जिस पे बात की है, अमेरिका की जो पॉलिसी में शिफ्ट आई है, अभी जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस थे लॉर्ड ऑस्टिन है, उन्होंने ये कहा था अगर इस तरह के सिविल कैजुअलिटीज होती रहेंगी तो इजराइल विल फेस ए स्ट्रेटेजिक डिफीट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट उसने स्टेटमेंट दी है। तो उसका मतलब ये है, उनका ये कहना था जहां कहीं भी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, और उन्होंने बेसिकली वो रेफर कर रहे थे, उनके एक और जनरल थे जनरल मैकेस्ट्रिल, उन्होंने कहा था अगर 10 सिविलियन कैजुअलिटीज होते हैं तो एक फाइटर जो एक सिविलियन कैजुअलिटी होती है तो 10 फाइटर जन्म लेते हैं। तो उनका भी यही कहना था कि आप हमास को इस तरीके से खत्म कर नहीं सकते हैं, सब्सिक्वेंटली वहां पे जितने लोग मारोगे इतने वहां से और फाइटर्स निकलेंगे। सो दैट इज वन फैक्टर। सेकेंडली जो एंटनी ब्लिंकन है उनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन पर भी यही कहना था कि हम इस किसी सूरत में 4 नोस पे उनका जोर है कि वो नो रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेरिटरी जो है गजा की, नो सीज, नो ब्लॉकेड, और तो उस पे भी उनका फोकस है। तो इसका मतलब है दिस शिफ्ट है, बट एट द सेम टाइम जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं इसराइल को कि जी इस टाइम से वो फायदा उठाए, जितना वो मुमकिन है वो इसको हमास को अगर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो करें। पिछले दिनों एक चीज करने में जिस वक्त जंगबंदी का मामला हुआ तो हमारे सरकारी अहम तरीन जिम्मेदार शख्सियत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के प्रेशर पर यह सब कुछ हुआ है। तो फिर अब मैं यही सवाल है कि फिर अब पाकिस्तान का प्रेशर क्यों नहीं? आई डोंट नो कि वो स्टेटमेंट का क्या था, लेकिन ये है कि पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ दैट जो पॉलिटिकल या आप समझ लिया डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव्स जो बिहाइंड द सीन्स हो रहे थे अरब ममालिक के साथ, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था। यकीनन पाकिस्तान की एक से है, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान इजराइल जो समझता है इस वक्त जो थ्रेट है 2 ममालिक से, एक ईरान है दूसरा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो उम्मा के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, तो इसलिए उनकी एक से है, और इसलिए दैट्स वाई कि हर जगह पे पाकिस्तान इस इश्यू को रेज करता है। लेकिन ये है कि जब तक अरब ममालिक का इसमें कंसेंसस नहीं होगा, उसमें यूनिटी नहीं होगी, इवन अरब लीग में अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि उनमें कंसेंसस नहीं रहा, और फिर इसके बाद तो ओआईसी। अच्छा खान साहब, एक आखिरी सवाल, खान साहब क्या समझते हैं यमन का किरदार जो है या इकदामात जो हैं वो कैसा असर डालेंगे कि एक परेड करवा के बाकायदा मुजाहिदीन दिखा के उनकी अक्सबंदी करके एक पैगाम बाकायदा तौर पे दिया गया असला साजी की नुमाइश करके कि ये जाके लड़ेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कैसा दिखता है? यहाँ देखें कि वो एक रीजनल कंसल्टेशन की बात हो रही है, और यहाँ पे यमन वालों ने तो एक किस्म की मूवमेंट भी स्टार्ट की थी, और उन्होंने सऊदी अरब को कहा था हमें अपने एरिया के अंदर से गुजरने देते, हम जाके लड़ना। सिमिलरली देखें नहीं, उन्होंने खलीज अदन में वहाँ पे जो एक शिप को रोका और वहाँ उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट की हैं। अगर खुदा न खास्ता ये रीजनल कन्फ्लिक्ट होता है तो आप देख लें यमन में हूतीस बहुत पावरफुल हैं, वो हैं हिजबुल्लाह वाले अभी तक मैदान में उस तरीके से अभी तक नहीं आए, सीरिया के पावर उसमें शामिल है, तो वेस्ट बैंक के भी लोग अभी एक्टिव नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में
अगर रीजनल कन्फ्लिक्ट हुआ तो बेसिकली देखिए इजराइल अफोर्ड नहीं कर सकता है डिफरेंट फ्रंट से वार। अगर खाली हिजबुल्लाह वाले अगर एक्टिव हो गए हैं, मेरा ख्याल है इसराइल को इसमें शिकस्त का सामना करना फिर पड़ेगा। इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब, इस हवाले से अपना वाली नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।